नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सी एक पॉलिसी रही है, इंग्लिश लो होगी, अंग्रेजी लो होगी, डिवाइड एंड रूल, है कि नहीं है, एंड दैट इज वेरी मच एप्लीकेबल इन योर सिलेबस एज वेल। डिवाइडिंग इन रूल का मतलब क्या है, फूट डालो और राज करो। दैट वाज द पॉलिसी ऑफ द English people while they were ruling the India. What they were doing? They were dividing us. They were dividing the Indians to facilitate their rule. Okay. Same thing. How can we apply this rule in our syllabus? The much more tough subject we expect. CPC is much more tougher for you. Let's break it into so many pieces so that it can be easy. We can rule upon the CPC. Are you getting my trick? Divide such subjects into so many pieces, so many parts, in such a way, in such a scientific way, so that you can rule on that subject. And I am using purposely this word rule. Rule means you should have command over that subject, and you can do it if you divide it in such a way. So there are few portions which are interlinked in itself. You have no choice. But there are certain parts which are not interlinked with other parts. Although there may be some connection because they are the part of the same subject, but still they are different from others. You can differentiate them, and you will find questions in mains and you will find question in prelims as well. And one of such part is related to your interim orders. Here you will see the questions from the each order, commencing from order 38, 39, 40. These are the orders in where you find these so many questions in your prelims, so many questions in your mains as well. And beauty is this, आपने टॉपिक कंप्लीट किया, खत्म कर दिया, नाउ इट्स ओके फॉर यू। इफ यू कंपेयर, जैसे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस अरेस्ट बिफोर जजमेंट, वी आर गोइंग टू डील दिस टॉपिक। सो इफ आई कंपेयर दिस टॉपिक विद द रेस जुडिकेटा, रेस सब जुडिस, that topic is so technical, it gets mixed with everything. But if we do this topic, you will not find such kind of difficulties in this topic. So are you able to differentiate? We will have to devote same time. But in this topic, because it's an easier topic, because it's simpler topic, it will fetch same number of marks as the case of res judicata. We do the res judicata as well, but we should pick such topics which are easier for us, over which we can command easily, and which are equally marks fetching, which are equally important for your exams. In that way you can command over the CPC. We picked one topic, we did it very well,
one topic is finished, second, third, fourth, fifth, like this, and after some time you will see there are pool of topics covering the entire CPC. So that is my responsibility to teach you in such a way that entire CPC comes to into your fold. आप उसको आसानी से समझ पाए, कर पाए. आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है, उस लाइन पर उस तरीके से आपको पढ़ना है बस. एंड प्लीज साइकोलॉजिकल वार वो निकालिए, फियर निकालिए वहां से कि वी आर गोइंग टू डू CPC. ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने. यू जस्ट कंसंट्रेट ओवर द टॉपिक्स. एज आई से इन केस ऑफ जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स, हमारा सपना क्या है? हमें जज बनना है. इट्स अ बिगर गोल, इट्स द अल्टीमेट गोल. लेट्स ब्रेक इट इनटू पीसेस. नाउ यू विल फाइंड आई हैव टू क्वालिफाई दिस प्रीलिम्स, I have to qualify now mains, and I have to qualify interview. So I will make 3 different strategies for qualifying prelims, for qualifying mains, for qualifying interview. And next, for qualifying prelims, I will have to make different strategies for each and every subject. So if such kind of studies are there with us, then you will find that your goal is very, very near to you. That's a matter of planning, just planning. You do it, you just plan it and do it, और ये हो जाएगा. So let's go to the topic of today, that is what? Order 38, Rule 1 to 4. We are going to deal with the arrest before judgment. अब you see, जनरल सी देखिए होता क्या है. Generally what happens? First of all, you go for the filing of suit. You file a suit and you get a degree on your favor, and then you go for the execution. आप पहले कोर्ट में जाएंगे, अपने प्लेंट फाइल करेंगे, और उसके बाद में वो ट्रायल होगा. उसके बाद में यहाँ पे डिक्री आपके फेवर में इश्यू होती है. देन यू गो फॉर द एग्जीक्यूशन, एंड इन दैट केस इफ इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट यू मे हैव टू रिकोर्स टू द ऑर्डर ऑफ अरेस्ट एंड अटैचमेंट. कि भाई आपके फेवर, सपोज कीजिए आपके फेवर में एक डिफेमेटरी सूट फाइल किया आपने. सपोज कीजिए यू फाइल्ड ए डिफेमेटरी सूट अगेंस्ट हिम एंड यू डिमांडेड ₹1 करोड़ फॉर कॉजिंग योर डिफेमेशन. आपकी डिफेमेशन मानहानि करने के लिए आपने इन पर एक करोड़ रुपए का दावा किया, सिविल सूट फाइल किया, एंड दैट इज डिक्रीड इन योर फेवर. आपके फेवर में डिक्री हो जाती है, बट नाउ ही इज नॉट गिविंग योर मनी. वो आपको पैसा नहीं दे रहे हैं फिर भी. देन यू विल हैव टू गो टू फॉर एग्जीक्यूशन. जाना पड़ेगा. पैसा नहीं मिल रहे तो फिर आपको कोर्सिव मेजर लेने पड़ेंगे. इनको एक तरीके से मजबूर किया जाएगा कि आपके 1 करोड़ रुपए आपको देंगे. एंड फॉर दैट पर्पज देयर मे बी द प्रोविजन ऑफ अरेस्ट और द अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टीज. तो दिस इज इन जनरल क्या होता है? वी कम टू दिस स्टेज एट लास्ट. एज ए लास्ट रिजोर्ट वी गो फॉर द अरेस्ट और द अटैचमेंट अगेंस्ट द जजमेंट डेटर. जिस व्यक्ति के खिलाफ जजमेंट हुआ है, डिक्री है, उसके खिलाफ ही लास्ट रिजोर्ट में वी गो फॉर द अरेस्ट और अटैचमेंट. बट अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, even before the judgment, defendant can be arrested or his property may be attached. This is the point. Because of this topic becomes very important. What are those circumstances? वो कौन से हालात हैं, कब हम एक व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, कब? Even before the passing of judgment. And therefore please, this is the question of your prelims. ये प्लिम्स का क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ. प्लीज नोट डाउन इट. ये आपने बेरेक्ट है आपके पास सीपीसी के, तो उसको वैसे हाईलाइट कीजिए. अरेस्ट बिफोर जजमेंट का प्रोविजन कहां पर है? दिस इज ऑर्डर 38 रूल 1 to 4. आपके नोट्स में दिया गया है. दिस इज ऑर्डर 38 रूल 1 to 4. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. समझे? अभी समझे? सो दिस ये स्लाइड से समझ में आ गया होगा आपको. अगर यहां तक समझ में आ गई बात तो प्लीज रेज हैंड कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्यों जरूरी है. व्हाई इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर? बिकॉज वी आर जंपिंग टू दिस स्टेज, है ना, स्किपिंग अदर स्टेजेस. इन ऑर्डिनरी केस वी वुड हैव बीन गोइंग टू लास्ट, बट नाउ इवन बिफोर द जजमेंट एट एनी स्टेज. एंड फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू नाउ गो टू order 38. Please see the order
38, it is related to arrest and attachment before judgment. I am again highlighting this, please just to draw your attention कि यहीं से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आते हैं, वो कौन सा ऑर्डर है विच डील्स विद द अरेस्ट एंड अटैचमेंट. कर लीजिए, आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए. नाउ प्लीज दिस से दिस इज व्हाट, दिस इज रूल 1. व्हाट? where defendant may be called upon to furnish security for appearance, where at any stage of a suit. please ध्यान कीजिए इसको, this line is very very important for you, very very important line for this, highlight this in your beret. where at any stage of a suit, it means what? it is at an even before the judgment. किसी भी स्टेज पर, कोई इस पे स्टेज कोई स्पेसिफिक नहीं है. It is what? where at any stage of a suit other than a suit of the nature referred to in section 16 clauses A to D, the court is satisfied by affidavit or otherwise that the defendant with intent. तो प्लीज हाईलाइट दिस पोर्शन. जैसे मैं कह रहा हूं उनको समझिए पहले. प्लीज सी द स्क्रीन. यहां पर इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए. पहली बात तो यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर यह लिखा है वेयर एट एनी स्टेज ऑफ द सूट. तो दिस आर द प्रोविजन ऑफ अरेस्ट बिफोर जजमेंट. यहीं से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है. और जब मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स का आएगा, आपकी ड्यूटी है कि आप वहां P फॉर प्रीलिम्स लिख लें कि यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है. यहीं से अदरवाइज आप लोग सब पढ़ लेंगे और लास्ट में एग्जाम जब आएगा तब आपको बहुत दिक्कत होगी, भूल जाएंगे आप लोग. ये सी दिस साइड, वेयर एट एनी स्टेज ऑफ ए सूट. सूट कौन सा? अदर देन ए सूट ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन सेक्शन 16 क्लॉजेस A to D. अगेन इट मीन्स व्हाट? दिस ऑर्डर एंड दिस रूल, order 38 rule 1 is not applicable in cases. And this is the second question of your prelims. Third question of prelims कि where you cannot seek the order of arrest before judgment. In which type of suits? कौन से suits में आप arrest before judgment का order नहीं ले सकते? And the answer is this what? In the suits discussed in section 16 A to D. और ये कौन से हैं? These are suits in respect of immovable property. And I show you, just to remind you, ये है section A. Section 16A, recovery of immovable property. Okay, with or without rent or profits. 16B, partition of immovable property. 16C, foreclosure, sale, redemption in case of mortgage of a charged immovable property. And section D, for the determination of any other right or interest in the immovable property. अगर इस कोई सूट ऐसा है, अगर कोई सूट इनसे रिलेटेड है, in such cases you cannot move the application for what? For arrest before judgment. And this is the question of your claims. It can be done. समझे आप बात? Now आगे देखिए क्या है. Please see this side. The court is satisfied by affidavit or otherwise. This is again important thing. कि what should be the basis of the satisfaction of the court? This may be by the affidavit by the plaintiff or otherwise. Otherwise means anything now. That the defendant with intent what? अब यहां से again question आएगा कि what should be the satisfaction of the court? कोर्ट का satisfaction क्या होना चाहिए? कि intention क्या थी डिफेंडेंट की. नंबर 1 to 3 ऐसे याद करेंगे आप, बिकॉज ये क्वेश्चन आपका मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये मान के चलिए यूके यानी कि उत्तराखंड जुडिशरी और यूपी जुडिशरी या अदर स्टेट्स का हो गया जैसे एमपी बिहार हो गया, इनका तो ये बहुत परम प्रिय क्वेश्चन है. तो इसलिए इन पॉइंट्स को याद कर लेंगे आप लोग तो प्रीलिम्स भी नहीं छूटेगा और मेंस भी नहीं जाएगा. क्या? टू डिले द प्लेंटिफ और टू अवॉइड एनी प्रोसेस ऑफ द कोर्ट or to obstruct or delay the execution of any decree that may be passed against him. This is has absconded or left the local limits of the jurisdiction court, is about to abscond or has disposed of. इसको आप ऐसे देखिए समझने के लिए. देखिए डिफेंडेंट ने क्या किया है, डिफेंडेंट ने क्या किया है. ही हैज absconded, वो भाग गया है. और he has left the local limits of the jurisdiction of the court. या he is about to abscond or he is about to leave. समझ में आ गई बात?
defendant has done this, or what he has done, or he has disposed of or removed from the local limits of the jurisdiction of his property or any part of thereof. जो कोर्ट का जो क्षेत्र लोकल क्षेत्राधिकार है वहां से उसने उसकी प्रॉपर्टी का तो डिस्पोज कर दिया यानी कि बेच दिया, या उसने उसको वहां से रिमूव कर दिया, वहां से उसको हटा दिया उस प्रॉपर्टी को. तो अगर डिफेंडेंट ने ये कर दिया है, लेकिन कैसे किया, दिस इज, प्लीज सी दिस स्लाइड, द डिफेंडेंट विद इंटेंट, वो सब जो उसने किया, क्या किया, absconded, left the local limits, about to abscond, about to leave, or disposal of the property, removal of the property, वो जो सब उसने किया, वो क्यों किया, with this intent, इस इंटेंट के साथ किया. समझ रहे मत, इंटेंशन है कि ये होनी चाहिए. तो कोर्ट को ये समाधान हो जाना चाहिए, कोर्ट को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यस, he has disposed the property. Why? Because he wanted to delay the plaintiff. वो नहीं चाहता, कई बार होता है ना, पार्टीज कहती हैं बस इस मामले को उलझा के रखो भी, आप 2, 4, 5 साल निकालो, बाद में देखेंगे क्या करना है. इफ दिस इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, या टू अवॉइड एनी प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के संबंध को सर्विस ही नहीं होने देना चाहता वो, or to obstruct or delay the execution of any decree that may be passed in the favor of plaintiff. यानी कि अगर उसको लगता है कि प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री हो जाएगी है ना, प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री हो जाएगी ये, और उसको डिले करने के लिए कि एग्जीक्यूट ना कर पाए ये, मैं अपनी प्रॉपर्टी हटा देता हूं. मान लीजिए जैसे आपने इन भाई साहब के खिलाफ मुकदमा वो एक लेबल किया है ना, कि ये ऐसे करता है वैसे करते हैं, दुनिया भर की मानहानि अभी कर डाली अपने कॉलेज में. नाउ यू सूड हिम कि यू डिफेम्ड मी, देयरफॉर आई एम सूइंग यू फॉर माई रेपुटेशन फॉर 1000 रुपीज फॉर यू. 1000 रुपये, 10,000, 20,000, 50,000, वॉटेवर जो आप समझते हैं, 10 लाख मान लीजिए. 10 लाख के लिए डिफेमेशन सूट आपे किया. अब आपको लग रहा है कि सारे एविडेंस इसके पास है, एवरीथिंग हैज बीन कैप्चर्ड इन सीसीटीवी, एवरीथिंग, उसकी ऑडियो क्लिप्स हैं, एंड ही विल विन द केस. ये सोच करके कि अब मुझे 10 लाख देने पड़ सकते हैं, अगर मैं नहीं दूंगा तो कोर्ट क्या करेगी, मेरी प्रॉपर्टी को अटैच करेगी. तो मैं एक काम करता हूं, अपनी प्रॉपर्टी को पहले डिस्पोज कर देता हूं. समझ रहे हैं ये, इसलिए. या पहली बात. दूसरी बात, अवॉइड एनी प्रोसेस. अगर मेरे प्रॉपर्टी नहीं होगी तो फिर संबंध की सर्विस होगी कहां पर. तो किसी भी इंटेंशन के साथ में, इस इंटेंशन के साथ में डिफेंडेंट ने ये किया, ही हैज एब्सकॉन्डेड, या तो भाग गया, वो गायब हो गया. एब्सकॉन्ड मतलब गायब हो गया. एक बात. या लेफ्ट द लोकल लिमिट्स. मुखर्जी नगर का इंसान था रहने वाला, वो चला गया गाजियाबाद, कि संबंध आएंगे मुखर्जी नगर में, आसानी से सर्विस हो नहीं पाएगी, मैं रहूंगा चुपचाप किसी और एरिया में. इसे कहते हैं लेफ्ट द लोकल लिमिट्स. सही है. या भागने वाला हो, जाने वाला हो, और ये होगा प्रॉपर्टी का डिस्पोजल और रिमूवल. तो आई थिंक मैंने बहुत सही से कर दिया एक्सप्लेन. अगर ये बात समझ में आ गई तो प्लीज रेज हैंड, रेज हैंड. समझ में आ गई हो तो ठीक. चलिए. सो दिस इज डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, ये रिमूवल प्रॉपर्टी का. नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, या डिफेंडेंट इज अबाउट टू लीव इंडिया. डिफेंडेंट भारत इंडिया को छोड़ने वाला, ही इज अबाउट टू लीव द इंडिया. सपोज कि जो महानुभाव एरोप्लेन के मालिक सब बाहर गए हैं, भाग गए, नीरव मोदी भागे, माल्या भागे, ऐसे केसेस मान लीजिए. डिफेंडेंट इज अबाउट टू लीव द इंडिया, कोई केस चल रहा है, सिविल केस चल रहा है, और ये समझ में आ गया कि भाई ये भागने वाला है, ही इज डिस्पोजिंग हिज प्रॉपर्टीज वेरी स्मार्टली, है कि नहीं है. और कैसे, अंडर सर्कमस्टेंसेस अफोर्डिंग रीजनल प्रोबेबिलिटी दैट प्लेंटिफ विल और मे देयरबाय बी ऑब्स्ट्रक्टेड और डिलेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इन हिज फेवर. कि मेरे फेवर में जो डिक्री होगी उसको फिर ये डिले हो जाएगी, या मैं उसका एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाऊंगा, ये भाग जाएगा. मान लीजिए माल्या साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, माल्या साहब का ही केस चल रहा होता, आपने कोई माल्या साहब पे केस किया होता, और आपको चल जाए पता कि माल्या साहब ने बना बोला बंगला बेच दिया, वहां की कोठी बेच दी, ये सब बेच दिया, और एक बार अगर यहां से चले गए तो फिर उनको लाना मुश्किल हो जाएगा. एग्जीक्यूट, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही,
एक आम आदमी कहां से करेगा एग्जीक्यूट? तो अगर ये हालात हों तो ऐसी स्थिति में कोर्ट में इशू ए वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट। कोर्ट वारंट इशू कर सकती है उसकी अरेस्ट का, उसकी गिरफ्तारी का, और ये कहा जाएगा कि दैट पर्सन शुड बी ब्रॉट बिफोर अस, ये हमारे सामने इसको लाया जाए इस आदमी को, और उससे पूछा जाएगा टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, कि अपनी अपीयरेंस के लिए क्यों ना उससे सिक्योरिटी ली जाए। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर रूल 1 में डायरेक्ट अरेस्ट नहीं हो रही है। ही इज नॉट बीइंग सेंट टू प्रिजन, उनको जेल में नहीं भेजा जा रहा, ही सिंपली अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? पर्पज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है ये कि सी दिस, ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट अंडरलाइंग दीज प्रोविजंस इज टू एनेबल द प्लेंटिफ टू रियलाइज द अमाउंट ऑफ डिक्री। द पर्पज ऑफ अरेस्ट ये नहीं है कि उसको अरेस्ट करके पनिश करना है उसको। द अल्टीमेट पर्पज इज द रियलाइजेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डिक्री, जो डिक्री का पैसा है उसको रियलाइज करवाना है, पैसा मिलना चाहिए बस। तो उसके लिए वन ऑफ द मेथड क्या हो गया कि भाई ही शैल बी अरेस्टेड एंड ही बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस, प्लीज सी दिस स्लाइड। ये पूरी स्लाइड आपके लिए एक, इसको दिमाग में बैठा लेंगे आप, इस स्लाइड को समझिए आपने ऑर्डर 38 कर डाला, कुछ नहीं करना आप लोगों ने। दिस इज सो सिंपल। आई थिंक कि सीपीसी आपको बहुत मुश्किल नहीं लग रही होगी अभी, है ना? देखिए क्या, दिस इज द इंटेंशन टू डिले द प्लेंटिफ, अवॉइड एनी प्रोसेस, obstruct or delay the execution, and what he has done, absconded or left, about to abscond, about to leave, disposal of the or removal of the property, or about to leave India। हो गया समराइज? नहीं हो गया? सैटिस्फैक्शन कैसे हो रहा है? एफिडेविट पे या अदरवाइज पर। ये इंटेंशन है, ये उसका एक्शन है। अब इसका कॉन्सिक्वेंस, सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट का जो कॉन्सिक्वेंस है वो किस रूप में सामने आया? कोर्ट में इश्यू द वारंट ऑफ अरेस्ट, वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट एंड टू ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट। व्हाई? टू शो कॉज, कारण दर्शाइए क्या? व्हाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, आपकी अपीयरेंस के लिए आपसे क्यों ना सिक्योरिटी ली जाए। क्यों? यू आर अबाउट टू लीव इंडिया, भाग जाओगे फिर कौन लाएगा पकड़ के आपको? यू आर अबाउट टू लीव द लोकल लिमिट्स ऑफ दिस, यू आर डिस्पोजिंग योर प्रॉपर्टी, तो वाई यू शुड नॉट गिव सिक्योरिटी फॉर योर अपीयरेंस। देखिए मेरा मकसद ये होता है कि आप लोगों को इस क्लास में ही ऐसा लग जाए कि हाँ आपको याद ही हो गया, दोबारा पढ़ते बड़ी परेशानी आनी चाहिए कि आपको लगना चाहिए पढ़ते हुए कि अरे ये तो आता ही है, पहले से ही आता है ना? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। लेकिन आप लोगों का भी काम ये बहुत जरूरी है कि घर पे जाकर रिवाइज मत करना कभी भूल से भी, है कि नहीं? क्योंकि रिवाइज करते ही आप जज बनने के आसार बन जाएंगे, है कि नहीं? तो डोंट रिवाइज इट, या रिवीजन करेंगे आप लोग। देखो कल ही रिजल्ट आया अपना मैडम का, और अभी बहुत दिन नहीं हुए उनको विधि को ज्वाइन किए हुए, 12 से 15 महीने मुश्किल से, एंड नाउ शी इज गोइंग टू अपीयर इन मेंस। एक बार जो मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप उसको कर लीजिए, जिंदगी में आपको वापस मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। खुद जुडिशियल एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, खुद एडिशन पेपर वाली कोर्स कर रहा हूँ, और कितने लोगों को पढ़ा करके कितने लोग जज बन चुके हैं। Those tricks are well checked, verified, working at all। मिक्स होने का, फिस होने का मतलब ही नहीं होता। ये ट्रिक्स होती हैं, मैं हर बार कहता हूं आपको, जैसे अगर आप किसी ट्रक के, किसी बस के टायर को चेंज करना चाहते हैं, पंक्चर हो जाए, तो आप 10-20 लोग भी लग जाइए, आप उसको नहीं उठा सकते हैं, बिकॉज वो बहुत भारी है। वो आपको टास्क कैसे लगेगा? दैट टास्क सीम्स टू बी वेरी इम्पॉसिबल फॉर यू, इम्पॉसिबल लगेगा। लेकिन अगर आपके पास उसको टायर को अपलिफ्ट करने के लिए जैक है, तो आई सपोज कि एक ही मैकेनिक उसको उठा करके उसका टायर चेंज कर देगा। तो फिर क्या हुआ? द टास्क विच वर सीन बाय यू एज ए इम्पॉसिबल टास्क बिकेम वेरी इजियर फॉर हिम। क्यों आसान हो गया? बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेटेजी, बिकॉज ऑफ दैट ट्रिक्स। और विधि में या यहां पर आपको कम से कम वही मिलेगा कि किस तरीके से जो चीजें आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं, जो आपको मुश्किल लग रही हैं,
वो हम लोग किस तरीके से आपके लिए आसान कर सकते हैं, वो सारी जिम्मेदारी मेरी। सिर्फ अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, उन ट्रिक्स को फॉलो करना, उस तरीके से रिवीजन करना, प्रैक्टिस टेस्ट देना, वो जिम्मेदारी आप लोगों की है। कर लेंगे आप? चलिए बढ़ते हैं आगे को। सो दिस इज नाउ, अब क्वेश्चन ये है, बिकॉज यू हैव सीन, से दिस साइड, दिस इज द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट अंडरलाइन दीज प्रोविजंस इज टू एनेबल द प्लेंटिफ टू रियलाइज द अमाउंट ऑफ डिक्री। यही है ना। अब जब वारंट ऑफ अरेस्ट वो लेकर के जाएगा, कोर्ट ने जो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया, एंड दैट ऑफिसर विल गो टू एग्जीक्यूट दैट, और तभी वो व्यक्ति कहते हैं कि जनाब किस लिए लेके जा रहे हैं पकड़ करके, कि भाई आप पे 10 लाख रुपए का आपको केस लगा हुआ, कल को भाग जाएंगे आप, तो ठीक है सर मैं 10 लाख का चेक देता हूं ना आपको, डिमांड ड्राफ्ट ले जाओ, हो गई सिक्योरिटी, वाई टू अरेस्ट मी। तो अरेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? फिर क्यों होगा? बिकॉज पर्पज इज फुलफिल्ड, देयरफॉर दिस प्रोविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लॉजिक है सब कुछ। प्रोविजो, provided that the defendant shall not be arrested if he pays to the officer entrusted with the execution of the warrant any sum specified in the warrant as sufficient to satisfy the plaintiff's claim। अगर वारंट में उसने कोई सम स्पेसिफाई कर दिया गया है कि दिस मच अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिपॉजिटेड बाय यू, उस वारंट में ही लिखा है, देन ही शैल नॉट बी अरेस्टेड। वेरी वेरी लॉजिकल, कुछ रटने वाली बात नहीं है, सीक्वेंस से करना है आपको बस। एंड सच सम शैल बी हेल्ड इन द डिपॉजिट बाय द कोर्ट until the suit is disposed of or until the further orders of the court। See, अब यहां पे बात ध्यान देने वाली यह है, suit is not disposed, this is the time before the judgment, है कि नहीं है? जजमेंट से पहले का टाइम है ये। तो आपने केवल एज ए सिक्योरिटी टू बी सेफर आपने 10 लाख रुपए का उससे रखवा लिए। हो सकता है वो केस वही डिफेंडेंट ही जीत जाए, मे बी प्लेंटिव सूट में भी डिसमिस ऑन मेरिट्स, देयरफॉर दिस प्रोविजन इज, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लॉजिक है। एंड सच सम शैल बी हेल्ड इन डिपॉजिट बाय द कोर्ट, ये कोर्ट अपने पास इस पैसे को जमा करके रखेगा। इट विल नॉट बी गिवन टू प्लेंटिफ कि भाई साहब आप ले लो, नो। और कब तक रखे जाएगा? अंटिल द सूट इज डिस्पोज्ड ऑफ और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को सीपीसी मुश्किल लग रही है? रेज हैंड। पक्का? कितने लोगों को सीपीसी इंटरेस्टिंग लग रही है? रेज हैंड। ठीक है भाई, आपकी जो प्रॉब्लम थी कि सर वो प्रॉब्लम दूर भी नहीं हुई, ईमानदारी से बताइए। समझ में आ रही है बात? समझ में क्या दिमाग में घुस रही होगी? एक तो समझ में आ गया किस तरीके से मेहनत करके, एक है कि हलवे की तरह दिमाग में जाना। ठीक, नेक्स्ट समझिए, सिक्योरिटी। Where the defendant fails to show such cause, the court shall order him either to deposit in court money or other property sufficient to answer the claim against him, or to furnish security for his appearance। अब पहले यहां पे क्या कहा था? देखो, शो कॉज मांगा था उससे कि कारण बताइए क्यों ना आपसे सिक्योरिटी ली जाए। इधर मेरी तरफ देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। प्लेंटिफ ने यह कहा शुरुआत में कि क्या हो, किसी भी तरीके से कोर्ट को समाधान कर दिया गया, कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया गया कि देखिए जो डिफेंडेंट है ये मेरी डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, इसलिए इसको अरेस्ट किया जाए। तो अभी कोर्ट ने दूसरी पार्टी को सुना नहीं था। प्लीज सी दिस साइड, कोर्ट ने अभी उसको सुना नहीं था, है नहीं, वन साइड है। प्लेंटिफ ने एफिडेविट दिया, मैंने मान लिया एज ए जज, आपको मैंने अरेस्ट करके बुला लिया, लेकिन आपकी बात तो सुनी जानी चाहिए ना, इसलिए आपको शो कॉज दिया गया था कि क्यों ना आपसे सिक्योरिटी ली जाए। आप कहेंगे जनाब मैंने प्रॉपर्टी बेची थी, लेकिन मेरे 10 मकान है, एक बेची है मैंने, 9 तो मेरे वही है, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। अबाउट टू लीव इंडिया हूं, देखो सर ये रहा सर्टिफिकेट, ये मेरे दोस्त की शादी का जो है, गया और आया, 10 दिन का वीजा लिया है, वापिस आ रहा हूं। कोर्ट ने अगर ये समाधान कर दिया, उसने डिफेंडेंट ने अगर ये समाधान कर दिया, बात खत्म हो गई। शो कॉज का मतलब ये कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना।
कि दूसरे जिस व्यक्ति के खिलाफ आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, द पर्सन अगेंस्ट होम यू आर प्रोसीडिंग, ही मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसको सुनने की एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि अपनी बात कह पाए वो। लेकिन अपॉर्चुनिटी उसने अवेल कर ली, बट डिफेंडेंट फेल्स टू शो कॉज, वो नहीं सेटिस्फाई कर पाता कोर्ट को, देन कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट शैल ऑर्डर हिम ईदर टू डिपॉजिट इन कोर्ट द मनी और अदर प्रॉपर्टी, कि भाई साहब या तो पैसा जमा कीजिए या कोई संपत्ति, इतनी जितना कि उसके खिलाफ जो क्लेम है उसका सेटिस्फेक्शन बाद में हो जाए, या फिर कुछ सिक्योरिटी दीजिए फॉर योर अपीयरेंस एट एनी टाइम व्हेन कॉल्ड अपॉन, जब भी आपको बुलाया जाए आप अपीयर होंगे, इस बात की सिक्योरिटी दीजिए। सही है। वाइल सूट इज पेंडिंग एंड अंटिल सेटिस्फेक्शन दिस इज, इसको आप ऐसे आगे देखिए, और मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। ये देखिए आप, ये ऑर्डर 1 में इसको समझिए अच्छी तरीके से, जो पीछे आया थ्योरी में, इसको स्लाइड से देख लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रूल 1 में क्या था? ऑर्डर टू डिफेंडेंट हुआ था टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट पे सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, दिस वाज द ऑर्डर, रूल 1। सही है, ऑर्डर 38 का रूल 1 था। नाउ ही फेल्स टू शो सच कॉज, नहीं कर पाया सेटिस्फाई वो, तब कोर्ट उसको क्या क्या ऑर्डर कर सकती है? दीज आर द 3 डिफरेंट ऑर्डर्स। ये आपको याद करने में, मेमोराइज करने में इससे आसानी हो जाएगी। क्या? डिपॉजिट इन कोर्ट मनी और अदर प्रॉपर्टी, पैसा जमा कीजिए या अन्य संपत्ति जमा कीजिए। फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, एंड थर्ड इज व्हाट? मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। कोर्ट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू इशू दीज 2 ऑर्डर्स, देयर मे बी सम अदर ऑर्डर्स एज इट थिंक्स फिट। तो दिस इज कोर्ट कैन इशू दीज 3 ऑर्डर्स एंड दिस इज ऑल डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। हाँ या ना? कर लेंगे, बढ़े आगे। एंड से यहां से डीजेस में 1 2 3 करके कहां से क्वेश्चन आ जाएगा आपको पता, हवा भी नहीं लगेगी। इसलिए मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि टेक इट सीरियसली। व्हाट जिस टॉपिक को हम लोग पिक करें उस टॉपिक को बहुत अच्छा करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। ना उसकी सिक्योरिटी जो ले रहे हैं अपीयरेंस के लिए, कि भी श्योरिटी आ गए कि जी हम लेकर आएंगे इसको, ये कहीं नहीं जाएगा। देन आपकी जिम्मेदारी क्या है दिस श्योरिटी? व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस? एवरी श्योरिटी फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट शैल बाइंड हिमसेल्फ इन डिफॉल्ट ऑफ सच अपीयरेंस टू पे एनी सम ऑफ मनी which the defendant may be ordered to pay in the suit. Very important line for you. If security is given by way of sureties, sureties को बुला लिया कि जी now we will ensure his appearance, he will appear when called upon, जब भी आप बुलाएंगी, कोर्ट न्यायालय बुलाएगा, हम इसको अपीयर कराएंगे, ये भागेगा नहीं, और वो फिर भी भाग गया। तो जो श्योरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस सूट में जितने पैसे उसको देने पड़ सकते थे, एक क्रिमिनल सूट की तरह से नहीं है कि जो बॉन्ड भरा है, क्योंकि यहां पर पर्पज ये था, पर्पज टू एंश्योर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जो डिक्री होल्डर का, प्लेंटिफ का जो अमाउंट हो सकता है उसको रियलाइज कर पाए। भाई साहब आपने ले ली श्योरिटी और उसको भगा दिया, फिर आपने यू लेट हिम फ्ली, भागने दिया उसको, तो यू विल बियर द ब्रंट, आपको वो झेलना पड़ेगा। ठीक है, टू पे एनी सम ऑफ मनी विच द डिफेंडेंट मे बी ऑर्डर टू पे इन द सूट। उस सूट में डिफेंडेंट के लिए जो आदेश हो सकता है उस एंटायर अमाउंट के लिए उसको बाध्य किया जा सकता है। सही है। एवरी श्योरिटी फॉर द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट शैल बाइंड हिमसेल्फ, अपने को बाध्य करेगा वो। हाँ या ना? कर लेंगे। नेक्स्ट, थर्ड, अब मान लीजिए दोस्ती में श्योरिटी तो बन गए, बाद में हो गई लड़ाई, समझे, किसी पॉइंट पर आकर के कि भाई मैं नहीं बन रहा तेरा श्योरिटी, तो श्योरिटी को भी विंडो मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, जब चाहे वो एग्जिट ले पाए। रूल 3 प्रोवाइड्स द विंडो टू दैट श्योरिटी। प्रोसीजर ऑन एप्लीकेशन बाय श्योरिटी टू बी डिस्चार्ज्ड, वेरी सिंपल। देखो सीपीसी में केवल प्रोसीजर जानना है आपको, एंड ब्यूटी इज दिस व्हाट, यू नीड नॉट टू लर्न दीज रूल्स वर्बेटम। शब्दशः रटने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल नहीं है इसमें। What you are supposed to do is
जस्ट सीक्वेंस को समझना है, प्रोविजंस को समझना है आपने केवल, कि और वो बहुत लॉजिकल है। नहीं समझ रहे बात आप? समझ रहे ना? क्या है? A surety for the appearance of a defendant may at any time apply to the court in which he becomes a surety to be discharged from his obligations। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आज मैं श्योरिटी बना, कल घर जाकर माइंड चेंज हुआ, मैं यू विल अप्लाई इट। आई डोंट वांट टू रिमेन टू बी बाउंड बाय दिस। है कि नहीं है? दोस्त ने आपको भाई साहब वीर करके, मेरा दोस्त दिस दैट करके, है ना, धर्मवीर बन के कर बनवा लिया श्योरिटी। 2 दिन बाद जाकर समझ पे आया, अरे यार ये तो कुछ और ही निकला। तो एटलीस्ट यू शुड नॉट सफोकेट, श्योरिटी शुड नॉट सफोकेट। उसके लिए विंडो है, एट एनी टाइम ही मे अप्लाई फॉर हिज डिस्चार्ज फ्रॉम दैट। हाँ या ना कर लेंगे। ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड द कोर्ट शैल समन द डिफेंडेंट। वेरी नेचुरल। भैया आ जाओ दोबारा, जिसको आप ले, आपका सहारा हिल रहा है कुछ, फिर क्या कहेंगे उससे? नया ढूंढो। सही है। टू अपीयर और इफ इट थिंक्स फिट में इशू वारंट फॉर हिज अरेस्ट इन द फर्स्ट। पहली बार भी सम्मन की जगह वारंट भी हो सकता है। और यहीं से क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में कि अगर श्योरिटी ने डिस्चार्ज के लिए अप्लाई कर दिया, व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स हियर? देखिए ये जिम्मेदारी मेरी है कि कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसको रिवाइज करने की जिम्मेदारी आपकी हमेशा। यहां से क्वेश्चन आएगा कि इफ द श्योरिटी अप्लाई फॉर द डिस्चार्ज देन कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट विल इशू सम्मन or court will issue the warrant in the first instance. Court is empowered to do anything. The court shall summon, or if the court thinks fit, the court can issue warrant at the first instance, in the first, पहली बार में ही। जनरली क्या होता है, पहले हम सम्मन इशू करते हैं, कोर्ट इशू करती है, उसकी नॉन कंप्लायंस के बाद में हम देखते हैं कोर्ट से मेजर लेकर आएंगे। बट इन दिस केस कोर्ट इज नॉट बाउंड टू फॉलो द ओनली सम्मन्स। व्हाट द कोर्ट कैन इशू सम्मन्स, एंड इन दैट केस अगर कोर्ट इफ थिंग्स फिट देन इट कैन अरेस्ट, वारंट अरेस्ट भी कर सकती है। नेक्स्ट वीडियो आपने देखा, थैंक यू वेरी मच। एंड फिर एक टिप देता हूं आपको। देखिए, तो टिप ये है कि आपने अगर एक सब्जेक्ट कवर कर लिया है तो उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं, और जितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं फिर एनालिसिस कीजिए क्यों नहीं हुए। आपको डाउट था, आपको याद नहीं था, तो फोकस केवल उन्हीं पर करना है जो क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हुए। जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं उनको आप केवल रिवीजन में ले जाइए, एंड नाउ स्टार्ट फोकसिंग ओनली ऑन द क्वेश्चंस व्हिच यू कुड नॉट सॉल्व। और फिर देखना धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, और आपका जो मकसद होना चाहिए वो 100% परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, और आप कर सकते हैं ऐसा, ये हमेशा विश्वास रखना है आपने। ठीक, और अब क्या करेंगे आप लोग, आपको पता है, गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।